चलिए जोफ्रा आर्चर के बारे में कुछ और पॉइंट्स आपको अपडेट कर देते हैं। करीब 4.5 साल बाद, मतलब छोटा मोटा अंतराल नहीं होता, करीब 4.5 साल बाद वो टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। फरवरी 2021 में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था अहमदाबाद में भारत के खिलाफ ही। उन्होंने 2021 में वो टेस्ट मैच खेला था जिसकी हम बात कर रहे हैं, और 13 टेस्ट मैच अभी तक उन्होंने खेले हैं, 42 विकेट लिए हैं, 3 बार वो 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं, जिसको 5 विकेट हॉल कहते हैं। टेस्ट क्रिकेट में कहा जाता है कि गेंदबाज के लिए 5 विकेट लेना इज एज गुड एज अ बैट्समैन सेंचुरी, यानी बल्लेबाज शतक लगाता है उसी तरह का एक शतक गेंदबाज लगाता है अगर वो 5 विकेट एक पारी में ले ले। ये काम वो 3 बार कर चुके हैं। वैसे कुणाल, ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप पेपर उठाकर देखें, रिकॉर्ड्स उठाकर देखें, 13 टेस्ट मैच है, 42 विकेट है, ऐसे कोई हाहाकारी आंकड़े नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही कि जिस तरह से पहले टेस्ट मैच की विकेट थी, दूसरे टेस्ट मैच के विकेट में वो थोड़ा सा जूस रखा जा सकता है, क्योंकि आंकड़े जो भी कहते हो 4.5 साल बाद आ रहे हैं, 13 ही टेस्ट मैच है, लेकिन रफ्तार है उनके पास, और वो रफ्तार आपको परेशान कर सकती है। बिल्कुल, और यही पार की नजर है जो बेन स्टोक्स देखते हैं। उन्होंने इस टीम को खड़ा किया है, उन्होंने इस टीम को उस तरीके से जैसे वो खुद है वो वैसे उन्होंने उस टीम को बनाया है। वो नतीजा WTC के चैंपियनशिप आप जीतो या नहीं जीतो उससे उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें मतलब ये है कि मैं एक नई तरीके की क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं, और एक मेरी जो टीम है वो उस तरीके से खेलेगी। हम रन बनाने जाएंगे, तेजी से रन बनाने जाएंगे, हम बड़े बड़े स्कोर को चेस करेंगे। हम उस तरीके के बल्लेबाज वो लेके आए, उनमें वो बिलीव करते हैं। हैरी ब्रूक बुरी तरीके से फेल हुए थे जब IPL के अंदर, उसके बाद भी उनमें कभी भरोसा हटाया नहीं गया, उन पे भरोसा रखा गया, उनको वो कॉन्फिडेंस दिया गया, और अपने देश के लिए जब वो खेलते हैं तो अलग ही वो हो जाता है। वो मोटिवेशन कहाँ से आता है? वो मोटिवेशन ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट दे रहा है, वो भरोसा जो है टीम मैनेजमेंट जता रहा है। उसी तरीके से जोफ्रा आर्चर की भी एंट्री कराई गई है। आप उनको जज मत करिए कि भाई उन्होंने क्या किया, IPL में क्या किया, या और दूसरी लीग्स में क्या किया, या इससे पहले वो क्या कर रहे थे। जब वो वहाँ पे वो वाइट क्लोथ्स में खड़े होंगे ना, उसकी वैल्यू उनको भी पता होगी, उसकी वैल्यू जो है वो टीम को भी पता है, और वो उसी तरीके से बिहेवियर वहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। बहुत क्लियरली और बहुत सरल तरीके से चीज़ें जो है मैनेज की जाती हैं। वहाँ पर ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आज दरवाजा खोल दो, कल बंद कर दो, आज बयान दो, कल बयान मत दो, ठीक है, चिढ़ जाओ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो एक कंसिस्टेंसी है। बेन स्टोक्स के व्यवहार में, उनके बयानों में वो कंसिस्टेंसी नजर आती है कि भाई हम इसी तरीके से रहेंगे। थोड़े से बेपरवाह से हैं, और मगर उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है, और वो अपनी टीम से भी वही चाहते हैं। उसी तरीके के लोग वो लेकर आते हैं, और बदलने में फिर वो देर भी नहीं लगाते अगर वो उस तरीके से चीजें ना हो रही हो। कोई स्टार कल्चर आपको नहीं मिलेगा इंग्लैंड की टीम के अंदर कि भाई चलो अब वो जेम्स एंडरसन वगैरह गए, सब कुछ गए। एक तो वो गए भी, तो उसमें भी बेन स्टोक्स का हाथ था कि भैया अब जो है हमें नई पीढ़ी भी तो देखनी है, भाई कब तक, ठीक है, हमको आगे देखना है, ठीक है। इसीलिए उनकी विदाई, नहीं तो अभी जेम्स एंडरसन एक आधी सीरीज और खेल सकते थे, उस तरीके से प्लान की गई। तो मुझे लग रहा है एक सोच है। अब वो सोच कईयों को नहीं समझ में आती, कई बार हमें भी नहीं समझ में आती, मगर उनकी सोच है, तो उस तरीके से खिलाड़ी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जब तक, जैसे वो युवराज सिंह बोलते हैं, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक सब ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर बुराई झेलनी पड़ जाएगी। बिल्कुल, और मुझे याद आता है ना, पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए क्रिकेट से हट के अगर हॉकी में चलें, मुझे याद है 2003-04 के आसपास इंडियन टीम में प्रभजोत सिंह थे, दीपक ठाकुर थे, गगन अजीत सिंह खेलते थे, धनराज पिल्ले बड़े शानदार खिलाड़ी थे। ये लोग खेला करते थे, और राजेंद्र सिंह कोच होते थे। और इंडियन टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन ठीक करने की शुरुआत पे आई थी। सबसे पहला काम पता है क्या हुआ था? नेशनल स्टेडियम जो है दिल्ली में, उसके गेट पर ताला लगा दिया गया था कि मीडिया जो है अब भारतीय हॉकी टीम के प्रैक्टिस सेशन को भारतीय मीडिया कवर नहीं कर सकती। उसके बाद जो कुछ हुआ अगले 3-4-5 साल, आपको याद होगा, उसका सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण ये समझ लीजिए कि जो इंडियन हॉकी फेडरेशन था उसको हॉकी इंडिया कर दिया गया। क्या कुछ हुआ था वो एक लंबी कहानी है, कभी उस पर दुनिया भर के शोज हो गए थे कि भाई हॉकी खत्म हो गई है टाइप, वो सब कुछ हो गया। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, व्यूअर्स को भी ये समझे, वो शायद उस चीज को उतने नहीं समझ पाते कि मीडिया कोई ऐसा नहीं है कि वहां जाके पैसे बना रहा है। वो ठीक है, हर एक संस्थान को चलाने के लिए आपको पैसे बनाने पड़ते हैं, उसके लिए व्यूज़ आपके ज़्यादा आएंगे, आपकी स्टोरी दिखेगी ज़्यादा, तो आपको मनी अर्न होगा। मगर वो एक वाइटल क्लॉग है इन बिटवीन दी क्रिकेट टीम और उसके फैंस के बीच में।
अगर आप उस वाइटल क्लॉक को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह पे ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि वो उस खेल को बढ़ाने में, उसको बढ़ावा देने में, उसको जन जन तक पहुंचाने में उन लोगों का हाथ है जो जाके वहां पर खड़े रहते हैं और उसके बाद पूरे दिन खड़े रहते हैं, और उसके बाद भी सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में उनका काम खत्म नहीं हो जाता, वो तो होटल भी जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, और बिल्कुल। दुनिया भर की साइड स्टोरीज भी करते हैं ताकि आपको एक लुक एंड फील, वहां की जनता क्या सोच रही है, वहां पर सब कुछ क्या हो रहा है, वो आप तक पहुंचाया जा सके। तो उसको ब्लॉक करना, उसको डिस्ट्रैक्शन समझना, हाँ बाउंड्रीज हर एक की होनी चाहिए, मगर ये है कि भाई उसको डिस्ट्रैक्शन समझना कुछ एक्सट्रीम हो गया। बिल्कुल, बड़ी मेहनत लगती है जी, इतना आसान नहीं होता क्रिकेट कवर करना। क्रिकेट कवर करना अगर इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। जितना ट्रैवल टीम करती है उतना ट्रैवल ही मीडिया के लोग भी करते हैं, और उनको भी उसी तरह से सुबह शाम पसीना बहाना होता है जैसे नेट्स में खिलाड़ी बहा रहे होते हैं। तो आप और मैं तो जो आपने कहा उसमें एक पॉइंट और जोड़िए, ये आप मुझे मेरा काम करने से रोका जा रहा है, ये भी लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि आपने दरवाजे आज बंद कर दिए कल हम खोल देंगे, मेरा काम तो डिस्टर्ब हुआ ना, मेरा काम तो बंद, मैं क्या करूंगा वहां पर। तो चलिए खैर, अब इस पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। एजबेस्टन के मैदान से जुड़े जो आंकड़े हैं वो उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा भारतीय टीम के लिए परेशानी का सबब ही है। 1967 यानी 1967 में भारत ने एजबेस्टन में पहला टेस्ट मैच खेला था। 58 साल हो गए, अभी तक एजबेस्टन में भारतीय टीम को जीत नहीं मिली है। 1986 में टीम इंडिया यहां पर एक मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रही थी, लेकिन 2022 में पहली पारी में 416 रन बनाकर भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तेज गेंदबाजों को एजबेस्टन की जो विकेट है वो रास आती है, और हम अभी थोड़ी देर पहले जोफ्रा आर्चर की वापसी की बात कर रहे थे। संभवतः ये जो पूरा का पूरा बदलाव किया है इंग्लिश टीम ने, उसके पीछे कहानी यही है जो हम लोग शो पे बात भी कर रहे थे कि जो स्टैटिस्टिशियन चलते हैं टीम के साथ, जो चीजें आके बताते हैं कि भाई यहाँ के आंकड़े ये हैं, यहाँ पर इस टीम के इस गेंदबाज ने ऐसा परफॉर्मेंस किया था, या यहाँ पर ये तेज गेंदबाजों की विकेट लेने की एवरेज है, ये स्पिनर्स की एवरेज है, ये सब कुछ आप देखकर ही फैसला करते हैं। अब जो दूसरा सवाल है, यानी बुमराह इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये अभी हमारे लिए भी उतनी ही बड़ी पहेली है जितनी बड़ी पहेली आपके लिए। तो इसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये हम आपको जरूर बता दें कि तेज गेंदबाजों के हिसाब से अगर बात की जाए तो बुमराह के लिए एजबेस्टन में रिकॉर्ड बनाने का बढ़िया मौका है। भारतीय रिकॉर्ड बनाने से 6 विकेट दूर हैं जसप्रीत बुमराह। एजबेस्टन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बन सकते हैं। बुमराह के नाम एजबेस्टन में खेले गए एक टेस्ट मैच में 5 विकेट ऑलरेडी हैं, और यहां पर जो रिकॉर्ड है वो चेतन शर्मा के नाम है। वही चेतन शर्मा जिनको 3 वजहों से जाना जाता है। पहला, वर्ल्ड कप की हैट्रिक, दूसरा जावेद मियादाद का छक्का, और तीसरा वो स्टिंग ऑपरेशन जो चीफ सिलेक्टर थे वो, और उस वक्त एक ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन ऐसा हो गया जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसकी वजह से काफी बवाल भी हुआ था। तो वो 10 विकेट ले चुके हैं यहां पर। अब जसप्रीत बुमराह को अगर आप खिलाते हैं यहाँ पर और ठीक ठाक गैप है, हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर आप पहले मैच में जो उन्होंने 43.4 ओवर गेंदबाजी की है, उसके बाद अगर उनकी रिकवरी हो जाती है तो आप इस टेस्ट मैच में उनको खिला लीजिए, वरना अगर ये टेस्ट मैच हाथ से निकल गया तो फिर ये सीरीज आपके हाथ से निकल गई, ये भी आप मान के चलिए, क्योंकि फिर 3 के 3 मैचेस आप जीत लेंगे। ये अभी तक के परफॉर्मेंस से होता नहीं दिख रहा है। क्रिकेट लाख अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप फिर पहले 2 मैच हारने के बाद 3 मैच जीत जाए। ये आईपीएल नहीं है जहां मुंबई इंडियंस शुरुआत के 5 मैच हार जाती है, फिर 6-7 मैच लगातार जीत लेती है और पहुंच जाती है प्लेऑफ में। ये टेस्ट मैच है, आपको इस टेस्ट मैच की जरूरत के हिसाब से, यानी दूसरे टेस्ट मैच की जरूरत के हिसाब से, पिच से मिल रहे संकेतों के हिसाब से, और तीसरा इस स्टेडियम में जो रिकॉर्ड्स रहे हैं उन रिकॉर्ड्स को जहन में रखते हुए बुमराह पर फैसला कर लेना चाहिए। आप मत बताइए, ठीक है, हम नहीं कह रहे कि आप बताइए कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन आप कम से कम विद इन द टीम डिस्कस कर लीजिए, ताकि वो जो जितने भी नेट सेशन उनको मिल रहे हैं, ऑप्शनल छोड़ दीजिए, और जो उसके अलावा वाले, कम से कम उसमें वो इस थॉट प्रोसेस के साथ जाएं कि उनको दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। बिल्कुल सर, एक चीज़ है, मगर ये इतना हम इस पे डिस्कस भी कर चुके हैं और इस पे स्टोरीज भी बहुत हो चुकी हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर आप स्टार कल्चर के और उन सब चीज़ों के इतने ही विरोधी हो तो फिर आप एक खिलाड़ी को इस तरीके से डिक्टेट कैसे करने दे रहे हो कि भाई वो तय कर रहा है, या उसकी फिटनेस रिपोर्ट तय कर रही है कि भाई वो 3 टेस्ट मैच खेलेगा। भाई अगर वो फिट है तो वो खेलेगा, उसको अवेलेबल होना पड़ेगा। क्यों नहीं होना पड़ेगा? अगर बुमराह फिट है तो 2nd खेलेंगे, 3rd खेलेंगे, 4th खेलेंगे, अगर वो अनफिट हो जाएंगे तो 5th नहीं खेलेंगे। कर लो ये चीज़,
ये क्या ड्रामा लगा के रखा है। जब आप, आकाश चोपड़ा ने सही सवाल उठाया कि भाई जब तुम 11 नहीं बताते, तुम 12 नहीं बताते, तो बार बार चीख कर ये बताने की जरूरत क्या है कि भाई वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। बहुत ही अजीब है। वही बात है कि सेम यार्ड स्टिक्स जो है ना, ये बरसों से चलता है। वो इंडियन क्रिकेट में हर एक खिलाड़ी पर नहीं आजमाया जाता। हर खिलाड़ी को लेकर यार्ड स्टिक्स जो है ना वो बदल जाता है। मे बी इज अ बिग स्टार, या उसकी आपको जरूरत बहुत ज्यादा है, वो अपनी चीजें डिक्टेट कर पाता है, या फिर आप उसको अलग तरीके से समझते हो, उसके साथ एक अलग समझ रखते हो, दूसरों के साथ एक अलग समझ रखते हो। तो मुझे ये चीज़ ना समझ नहीं आ रही, और इसको लेकर ना ये बहुत ही मिस हैंडल किया गया ये पूरा इशू कि भाई कौन से 3 टेस्ट में। अब हर कोई ना कयास लगा रहा है। कोई बोल रहा है भाई दूसरा नहीं खेलेंगे, अगर दूसरे में हार गए तो फिर तो आपको बाकी 3 खिलाने पड़ जाएंगे, फिर क्या करोगे। अगर हम 0-2 डाउन हो गए तो फिर क्या करोगे। दुनिया भर की कयासबाजियां हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। सिंपल रखो चीज़ों को भाई, अगर फिट है तो खेल लेगा, नहीं फिट है तो नहीं खेलेगा। अगर उनके साथ इशू है मैच से एक दिन पहले आप फिटनेस टेस्ट ले लीजिए, आपके पास दुनिया भर के मापदंड है वो फिटनेस टेस्ट लेने के। भाई हाँ जी, अगर ये पूरा उन फिटनेस टेस्ट के मापदंडों पे वो नंबर लेकर आ रहा है, जो विराट कोहली ने शुरू भी किया था, यो टेस्ट वगैरह जो उसको इतनी ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, वो लीजिए। नहीं होगा तो भाई ठीक है, तू रेस्ट कर और 5-6 दिन 8 दिन रेस्ट कर ले, उसके बाद तुम्हारा दोबारा से देखेंगे। मगर ये डिपेंडेंसी, ये कन्फ्यूज़न, ये सब चीज़ें ना अच्छी नहीं लग रही हैं, और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। विरोधी टीम को पता लग रहा है कि आप में अटर कन्फ्यूज़न है। आप में अटर कन्फ्यूजन है कि आपका जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है, जिस पे आप इतना ज्यादा डिपेंड करते हो, जो साफ नजर आ रहा है, वो 3 टेस्ट मैच खेलेगा जी, 2 नहीं खेलेगा। उन 2 के अंदर आपसे प्रेशर ही हट जाता है ना, आपके ऊपर से वो मेंटल दबाव हट जाता है। आपको एक थोड़ा बहुत उनको खेलना है। अभी थोड़ा बहुत डर जो है आपने हेडिंगले में दूर किया, अब आपने अगर उनकी थोड़ी बहुत पिटाई लगा दी किसी ने, सारे उसी किस्म के बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के पास, तो वो डर भी जाता रहेगा। अब पहले ही आप एक डर जो है ऊपर से हटा चुके हो कि भैया वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। दिस हैज़ बिन हैंडल्ड वेरी बैडली। मुझे लग रहा है इसको इस तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए था। बाकी बुमराह के बारे में जहाँ तक सवाल है, मुझे लग रहा है वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। जब भी वो आते हैं, वो जितने भी टेस्ट मैच खेलें, जो भी T20 खेलें, वो अपना 100% देते हैं, जो एक खिलाड़ी को करना चाहिए, जो उसका फ़र्ज़ है, वो कर रहे हैं। इसमें वो कामयाब होते रहे, यही हम दुआ करेंगे, और इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया फिर वापसी करेगी। बिल्कुल कुणाल, और हम टीम इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, तो हम हमेशा चाहते तो यही है ना कि टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करे, तभी मज़ा भी आता है बातचीत करने में, वरना कितना ही क्रिटिसाइज कर लेंगे आप और कितनी तरह से कर लेंगे। तो हर कोई चाहता तो यही है, लेकिन हाँ, जाने से पहले ही कह देना कि 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर पहला टेस्ट मैच हारने के बाद कहना कि हम अभी भी वहीं पर कायम हैं, वो 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे, ये कहानी वाकई जैसे क्लोज डोर नेट्स की कहानी नहीं समझ में आ रही है, वैसे ही ये बुमराह को लेकर इतना ओपन क्यों सारे प्लान्स किए जा रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि बुमराह को अगर मौका मिला तो फिर वो अपनी जो उपयोगिता है, अपनी जो काबिलियत है, उसको साबित करने में 1 भी जो है ना कोई कटौती नहीं करते। वो जाते हैं उस तरह से। मुझे याद है दूसरी इनिंग में गेंदबाजी कर रहे थे, अपने रनअप से आए और लैंडिंग में थोड़ा गड़बड़ हुई, गिर गए, लेकिन गिरने के और 2 गेंदें बची थी उस ओवर में, उसके बाद भी वो गए, उन्होंने पूरा अपना ओवर किया, उसके बाद अगला ओवर भी किया। तो ऐसा नहीं है, खिलाड़ी अपनी तरफ से तैयार है। जो कुछ भी ये स्ट्रैटेजी है ना, जो खास किस्म की थोड़ी स्ट्रैटेजी है, जो एक तरीके का ओपन सीक्रेट भी है, उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, यानी सोच में बदलाव करने की जरूरत है, अप्रोच में बदलाव करने की जरूरत है। यही टीम आपको और बेहतर करती हुई दिखाई देगी, ऐसा हमें भी लगता है और ऐसा मेरे ख्याल से फैंस को भी लगता होगा। चलिए, इस शो में इतना ही। लेकिन इस तरह की अब तो क्लोज डोर है, तो पता नहीं कुछ चीज़ें निकल के आएंगी या नहीं निकल के आएंगी, लेकिन जो कुछ भी हम कोशिश करेंगे निकल कर आएगा, वो आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर। आप निश्चिंत रहिए, कुछ ना कुछ हम भी निकाल लेंगे, हमारे पास भी अपने माध्यम होते हैं खबरों को निकालने के, तो कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको ज़रूर बताएंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट्स से आप मतलब मिस नहीं करेंगे आप कुछ भी, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का